हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं और रिसिप्ट कितने टाइप की होती है। सर, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये हर एक स्टेज में अकाउंटेंसी का एक बहुत ही बेसिक है। अकाउंटेंसी का एक बहुत ही बेसिक रूल आपको पता चलेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आप अकाउंटेंसी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यूज होगा। ये सर एनपीओ के अंदर यूज होगा। सर, एनपीओ के अंदर इसका पूरा यूज है। रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पूरा यूज है इसका। सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बेस्ड है इस पे, पूरा डिपेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफर्ड। सर, आज की क्लास के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सपेंडिचर के बारे में और रिसिप्ट्स के बारे में। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड एक्सपेंडिचर। तीन टाइप के होते हैं दोस्तों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे सर रिसिप्ट दो टाइप की होती है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो आज की क्लास में ये आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा और इसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर। सर, डिटेल मींस डिटेल, फुल डिटेल करा दूंगा सर, इससे तगड़ी डिटेल में और कोई नहीं हो सकता आज की क्लास में। तो देखते रहिए और साथ के साथ नोट्स भी उतारते रहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। ये लो सर, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में एक्सपेंडिचर होता है या रिसिप्ट भी हो जाती है। तो देखो सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की सबसे पहले हम बात करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे आप मेरे साथ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर, रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर, रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर, रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर whose benefit is consumed, whose benefit is consumed, whose benefit is consumed within the accounting period, within the accounting period, whose benefit is consumed within the accounting period. For example, for example, पहला पॉइंट, expense incurred, expense incurred in day to day life, in day to day life, in day to day running business, expense incurred in day to day running business, running of the business, such as such as rent, salary, wages, power, fuel और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज। सेकेंड पॉइंट लिखना एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल, expense incurred for repairing, repair or maintenance, for repair or maintenance of fixed asset, repair and maintenance of fixed asset, fixed asset, repair and maintenance of fixed asset। फिर आगे लिखना सर, expense incurred on purchase of asset, expense incurred on purchase of asset, purchase of asset
expense incurred on purchase of asset, sorry, expense incurred on purchase of stock of material, stock of material, stock of material and goods, and goods, इसका आगे लिखना सर, to the extent, to the extent, to the extent that they are consumed, that they are consumed, to the extent that they are consumed during the year, during the year, during the year, and the remaining part, and the remaining part, and the remaining part will be, and the remaining part will be an asset. Fourth, depreciation in fixed asset. Depreciation in fixed asset. दोस्तों ये मेरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप इतनी बातें लिख लेते हो और समझ लेते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, 5 मिनट का केस है। देखो इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर चलते हैं, फिर डेफर्ड रेवेन्यू चलते हैं। मेरी बात को ध्यान समझना। मान लेते हैं एक कंपनी है दोस्तों, और एक कंपनी है, और कंपनी क्या कर रही है, एक एक्सपेंस कर रही है। ठीक है, कंपनी क्या करती है सर, कंपनी के पास कैश पड़ा है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए। कंपनी ने ये 10 लाख रुपए क्या करा, मेरी बात सुनना, इस 10 लाख रुपए में से आपने, कंपनी ने क्या करा है, रेंट पे करा, अपना रेंट 1 साल का, 1 ईयर का। कंपनी ने 10 लाख में से स्टाफ को सैलरी दी 1 साल की। ईयरली वाइज देखते हैं सर, खर्चे कैसे देखते हैं, ईयरली वाइज। सर और क्या क्या करा, और सर बहुत कुछ करा इसने, अदर थिंग भी करा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जरा बात को ध्यान समझे। अगर कोई कंपनी या आप एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब वो ओनर, अगर कंपनी या कंपनी का ओनर, कंपनी या कंपनी का ओनर, बात देखिए, अगर वो पैसा 10 लाख रुपए उसके पास है, ध्यान सुना, ये 10 लाख रुपए मैंने खर्च करा, मैंने खर्च करा, और उस जो खर्चा करा तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास फैक्ट्री थी, मैंने उसका यूज करा और उस खर्चे, उसमें से उसका रेंट दे दिया। मेरे पास एक फैक्ट्री थी मेरे दोस्तों, उसका मैंने यूज करा, उसका मैंने यूज करा और उसका मैंने रेंट दे दिया। अब मुझे बताओ, फैक्ट्री का रेंट मान लेते हैं आपने 2 लाख रुपए दिया, सैलरी आपने 5 लाख रुपए दी, और बाकी रिमेनिंग आपने 3 लाख रुपए, आपका सारा पैसा खर्च हो गया। मेरे दोस्तों 10 लाख रुपए जो आपने खर्च किया, इस 10 लाख को बोलूंगा एक्सपेंस। क्या बोलूंगा, एक्सपेंस। मैं इसको रेवेन्यू नहीं बोल रहा, ना कैपिटल बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, एक्सपेंस बोल रहा हूं। वो पैसा जो हम खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। वो पैसा जो हम खर्च करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। और जिस पे खर्च करा जा रहा है, अब जब खर्च कर दिया तो मैंने क्या करा, मैंने पैसा खर्च करा किस पे, रेंट पे। तो ये देखो, उसके बाद ये देखना कि जो रेंट पे खर्च करा है पैसा, किस चीज के लिए रेंट दिया था। हमने कहा सर फैक्ट्री के लिए दिया था, फैक्ट्री के लिए। क्या सर आपने फैक्ट्री का यूज कर लिया 1 साल के अंदर अंदर? क्या आपने फैक्ट्री का यूज विद इन 1 ईयर कर लिया सर? विद इन 1 ईयर कर लिया या नहीं करा? आप ये देखो, जिस चीज पर आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, वो देखो उस चीज पे जिस पे खर्चा किया जा रहा है, जो आपको मिला खर्चा करने पे, जो आपको पैसा देने के बाद मिला, क्या मिला, आपने फैक्ट्री रेंट पर ली और आपने क्या दे दिया, पैसा दे दिया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए दिए, फैक्ट्री ले ली रेंट पर, और रेंट पर उसका 1 साल का यूज करा। अब मुझे बताओ, जो फैक्ट्री का यूज करा विद इन 1 ईयर, जो 2 लाख रुपए खर्च करा, उसका कंजम्पशन हो गया 1 साल के अंदर? ही नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। 2 लाख रुपए जो खर्च करे रेंट पर, वो पैसा हमने पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया, कंज्यूम कर लिया विद इन 1 ईयर।
दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंस क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है मेरे दोस्तों। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो खर्च करे जाते हो और जिसका बेनिफिट, वो खर्चे का बेनिफिट हम विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं। वो खर्चे का बेनिफिट विद इन 1 ईयर हम कंज्यूम कर लेते हैं। अगर वो खर्चे का बेनिफिट विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लिया तो उस एक्सपेंस को मैं रिवेन्यू बोल दूंगा। है तो एक्सपेंस, उस एक्सपेंस को मैं रिवेन्यू बोल दूंगा मेरे दोस्तों। मैंने कहा सैलरी किसको दी? इंप्लॉई को दी। क्या इंप्लॉई से काम करवा लिया 1 साल के अंदर? आपने जो 5 लाख रुपए सैलरी दी, क्या उसमें काम भी करवाया था? हाँ सर, काम भी करवाया था। तो 5 लाख रुपए जो पे कर रहे हो उससे इंप्लॉई से काम भी तो करवाया, इंप्लॉय का यूटिलाइजेशन भी तो करा 1 साल के अंदर। तो हमने कहा ऐसा खर्चा जो इंप्लॉय को सैलरी के तौर पर दे रहे, इस एक्सपेंस को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कह दूंगा मेरे दोस्तों। भाई वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसे खर्चे को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मैंने कहा सर, मैंने कहा मेरी बात को ध्यान समझा। मेरे पे गाड़ी थी, गाड़ी, और मैं उस गाड़ी में डलवाता हूँ पेट्रोल। मैं क्या डलवाता हूँ दोस्तों? पेट्रोल डलवाता हूँ। अदर थिंग मैंने क्या करी? पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में। मेरे पे गाड़ी पड़ी थी पहले से और मैंने उस पर पेट्रोल डलवा लिया मान लो मेरे 1000 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, तो 1000 मेरी जेब से खर्च हुआ या नहीं हुआ? 1000 मेरी जेब से खर्च हुआ, बताओ ना। 1000 मेरी जेब से खर्च हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, 1000 आपकी जेब से खर्च हुआ है। 1000 जो आपकी जेब से खर्च हुआ है, अब आप देखो 1000 खर्च करने के बाद क्या आया? आपने कहा सर पेट्रोल मिला। अब देखो वो पेट्रोल आप 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लोगे? अरे सर वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो विद इन 1 ईयर तो कंज्यूम कर लिया ना, विद इन 1 ईयर तो कंज्यूम कर लिया ना दोस्तों। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट, जो खर्च करने के बाद उस चीज का बेनिफिट अगर 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं मेरे दोस्तों, दैट इज इस खर्चे को हम बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे को हम क्या नाम देते हैं मेरे भाई? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में नहीं आई? ऐसे खर्चे को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। मेरी बातों को ध्यान देखना, मेरी बातों को ध्यान सुनना। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर, उस खर्चे को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर करेगा उस खर्चे को। खर्चे तो बहुत सारे होंगे, किसी खर्चे को रिवेन्यू बोल दूंगा, किसी खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दूंगा, किसी खर्चे को डेफर्ड रिवेन्यू बोलूंगा, पर उस खर्चे को रिवेन्यू कब कहूंगा? whose benefit is consumed within 1 अकाउंटिंग पीरियड। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर ले, दैट खर्चा, दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में नहीं आई? सर अगर मैंने कोई खर्च करा, मैंने कहा ठीक है सर, क्या करा? मैंने कहा सर मान लो मैंने कार खरीदी और उसका बेनिफिट मैंने 1 साल के अंदर, क्योंकि कार का बेनिफिट तो मैं बहुत लंबे टाइम तक चलाऊंगा, तो कार का बेनिफिट मैं 1 साल के अंदर में कंज्यूम नहीं कर पाया, तो क्या वो खर्चा रिवेन्यू नहीं माना जाएगा? मैंने कहा नहीं माना जाएगा। ऐसे खर्चे जो 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 किए, जो जेब से हुए और क्या आया उससे? कुछ चीज आई, और उस चीज का बेनिफिट अगर 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लिया, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया है भाई? ये जो खर्चे होते हैं ना, ये डे टू डे हो रहे हैं, रनिंग को, बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, बिजनेस को रनिंग करने के लिए खर्चे किए जाते हैं। जैसे बिजनेस चलेगा से रिवेन्यू नेचर खर्चा क्या होता है? मेनली आप समझ लेना, बिजनेस को चलाने के लिए होता है। पर इसकी असली डेफिनेशन क्या है? असली डेफिनेशन है वो खर्चा जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लिया जाए। उसके बाद दोबारा अगले अकाउंटिंग ईयर में फिर वो खर्चा होना पड़ेगा, फिर अगले अकाउंटिंग ईयर में फिर खर्चा करना पड़ेगा, फिर अगले अकाउंटिंग में फिर, मतलब 1 ईयर में कंज्यूम हो जाता है। ऐसे खर्चे को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं मेरे दोस्तों। हाँ सही में कहते हैं। सैलरी, वेजेस, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा, बहुत सारे खर्चे हो गए। अब मैं क्या क्या लिख दूंगा दोस्तों? मैंने तो आपको डेफिनेशन सिखा दी मेरे भाई कि ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लोगे और वो बिजनेस को चलाने के लिए होता है। क्या चलाने के लिए होता है? बिजनेस को चलाने के लिए होता है। ऐसे खर्चे को मैं क्या बोलूंगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूंगा। अगले साल, अगले अकाउंटिंग पीरियड में मुझे वही खर्चा फिर करना पड़ेगा। बताओ, एक फैक्ट्री मैंने उधार पर रेंट पर ली, मैंने कहा 2 लाख रुपए इसका रेंट दूंगा भाई, 1 साल रेंट दिया, उस फैक्ट्री का यूज कर लिया, अब अगले साल फिर रेंट दूंगा, फिर यूज कर लूंगा, फिर रेंट दूंगा, फिर यूज कर लूंगा। दैट इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर साल 2 लाख का बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में आप कंज्यूम कर लेते हो मेरे दोस्त। आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा, अगला क्या कह रहा है? कह रहा वो खर्चा जो इंकर्ड हुआ, जो खर्च हुआ, इंकर मतलब खर्च होना, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स असेट।
फिक्स एसेट को मेंटेन और रिपेयर कराने के लिए जो खर्चा एक्सपेंस इंकर्ड होता है उस खर्चे को भी हम क्या बोल देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर मैंने कोई फिक्स एसेट, मेरी मशीन है और मशीन मैंने रिपेयर कराया, मैंने मेंटेनेंस कराया, या लो मेरी कार है और कार में मैंने रिपेयर कराया, मैंने मेंटेनेंस कराया, मैं कार की खरीदने की बात नहीं कर रहा, उस पर रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं सर्विस कराता हूं, उस पर जो मेरा खर्चा होता है उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लूंगा ना, अगले साल फिर करानी पड़ेगी। और आपको पता है सर, कार बाइक्स में सर्विस कितनी टाइम पे करानी चाहिए, तो 3-4 महीने में एक बार सर्विस हो ही जाती है। तो एक बार पैसा खर्च करा 3 महीने में 2-3 हजार रुपए और सर्विस का कंजम्पशन ले लिया, अगली बार फिर करो। The that expenses which were incurred for repair and maintenance of fixed asset, that expense is known as revenue expenditure। होता है बच्चे एक्सपेंस ही है, और उस एक्सपेंस को कभी रेवेन्यू बोल दूंगा, उस एक्सपेंस को कभी कैपिटल बोल दूंगा, उस एक्सपेंस को कभी बोल दूंगा क्या क्या बोल देंगे दोस्तों, डेफर्ड रेवेन्यू बोल देंगे। आई बात समझ में? मैंने कहा एक्सपेंस इंकर्ड, एक्सपेंस फिर खर्च करा, ये एग्जांपल्स है। पर ये एग्जांपल ऐसे एग्जांपल है ना, यूनिक एग्जांपल है, यूनिक। वो एक्सपेंस जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्च होता है फॉर फिक्स एसेट, और वो खर्चे ऑन परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड गुड्स टू एक्सटेंड दैट दे आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी द एसेट। अब क्या है ये, समझने का ध्यान से। मैंने कहा मेरी बात को ध्यान समझना। मैंने कहा मैंने परचेज ऑफ मटेरियल करा, परचेज ऑफ मटेरियल, मैंने गुड्स खरीदे, मटेरियल बोल दो, गुड्स बोल दो, स्टॉक नहीं बोलते, मटेरियल बोल दो, गुड्स बोल दो। सर स्टॉक क्यों नहीं बोलते, मैं आपको समझा रहा हूं ना, हर एक चीज का लॉजिक दूंगा। मैंने कहा आज मैंने 50,000 रुपए का माल खरीदा, स्टॉक गुड्स खरीदा, जो बिजनेस में यूज होगा, ठीक है। इसमें से क्या करा, मैंने कहा इस ड्यूरिंग द ईयर मैंने कंज्यूम करा। ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम कर लिया, मैंने कहा मैं रॉ मटेरियल लेकर आया या गुड्स लेकर आया जिससे मुझे सामान बनाना था, मुझे आगे उसको सेल आउट करना था। तो मान लो दो चीज हो सकती है, तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या मेरी ट्रेडिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो मैं गुड्स लाऊंगा या रॉ मटेरियल लाऊंगा, सर रॉ मटेरियल लाऊंगा और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके बेचूंगा। अगर मेरी ट्रेडिंग कंपनी है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता, मैं यहां से लाता हूं, यहां बेच देता हूं। तो मान लो मेरी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी है, तो ड्यूरिंग द ईयर कंजम्पशन, मतलब मैंने क्या करा, मैंने 50,000 के गुड्स लेके आया, सिर्फ 40,000 का गुड्स ही कंज्यूम करा ड्यूरिंग द ईयर। सर कह रहा है जितना गुड्स आप कंज्यूम, खर्चा आपको कितने का हुआ है, 50 का। ध्यान सुनना, एक्सपेंस कितने का हुआ है, एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस हुआ है सर 50 का। वो टोटल एक्सपेंस में वो एक्सपेंस हटा देना जो खर्च, जिसका गुड्स का कंज्यूमशन हुआ ही नहीं है। मैंने कहा सर ये कितना है, 10,000 गुड्स कंज्यूम्ड नहीं करे, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, क्लोजिंग स्टॉक। वो गुड्स जिसका आपका कंज्यूमशन नहीं किया जा रहा ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने कंज्यूम ही नहीं गई, जो ऐसी पड़े रह गए गोडाउन के अंदर, 50,000 गुड्स से 40,000 निकाले बेच दिया या मैन्युफैक्चरिंग कर ली और बाकी 10,000 बचे वो ऐसे ही पड़े रह गए। तो जो गुड्स कंज्यूम नहीं हुए उसको खर्चा नहीं मानेंगे, उसको एसेट मानेंगे। क्या बोला मैंने, वो गुड्स जो कंज्यूम नहीं हुए उसको एसेट मानेंगे, खर्चा नहीं मानेंगे। मैंने कहा बताओ अब कैसे निकालूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस निकालूंगा, क्योंकि ये गुड्स क्या है, रेगुलर बेसिस का है, एक साल के अंदर कंज्यूम कर लूंगा। मैं आज कुछ मटेरियल लाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, बेचूंगा, अगले साल फिर लाऊंगा, अगले साल फिर लाऊंगा, तो रेवेन्यू ना नेचर है। तो मैंने कहा सर टोटल एक्सपेंस में से वो खर्चे हटा देना, वो एक्सपेंस हटा देना जो क्या है, नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, नॉट कंज्यूम, जिसको कंज्यूम नहीं किया गया था वो गुड्स। तो मैंने कहा टोटल मेरा खर्चा हो, मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे, 50 में से 10 के गुड्स तो कंज्यूम्ड हुए ही नहीं, तो मैं कितना खर्चा मानूंगा इस साल सिर्फ 40,000 खर्चा मानूंगा। एक्सपेंस इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, जितना आप कंज्यूम करोगे उतना तो मानोगे। सर जो कंज्यूम ही नहीं कर रहे वो खर्चा कैसे मान रहे हो? तो रेवेन्यू तो क्या कहता है, वो खर्चे जो कंज्यूम कर लिया विद इन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज द कॉल रेवेन्यू ना। वो खर्चे जो करा ही नहीं कंजम्पशन, उसको रेवेन्यू कैसे? तो हमने कहा वो खर्चा जो करा नहीं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और वो जो खर्चा कंज्यूम नहीं करा वो क्लोजिंग स्टॉक, वो एसेट माना जाएगा। तो स्टॉक बोलते हैं जो बच जाता है, गुड्स बोलते हैं जो खरीद कर लाते हैं। स्टॉक मतलब क्या होता है, जो बच जाता है। जरा पढ़ना, जरा यहाँ क्या लिखा है, एक्सपेंस इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल गुड्स, मैंने लिख दिया वो मटेरियल गुड्स परचेज करना, टू दैट एक्सपेंस दे आर कंज्यूम्ड, जितना खर्चा आप पूरे खरीदने में कर रहे हो उतना ही खर्चा आप खरीदेंगे, एंड द रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा उस खर्चे को ही आप अपने खर्चा मानेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा विल बी ऑन एसेट, उसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे। आप 50,000 का गुड्स खरीदे, आपने स्टॉक मटेरियल खरीदा, स्टॉक बोल लो, 50,000 गुड्स मटेरियल स्टॉक कुछ भी खरीदा आपने, और जब खरीदा ना उसमें से सिर्फ 40,000 का इस साल कंज्यूम करा है, तो इस साल जो कंज्यूम करा है खर्चा उतना ही माना जाएगा, 10,000 खर्चा नहीं मानेंगे। और कह रहा है जी अगर डेप्रिसिएशन लगाना फिक्स एसेट पर, अगर फिक्स एसेट पे क्या लगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जब फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, जब एसेट की वैल्यू घट जाती है तो लॉस हो जाता है, तो वे इसको भी हम क्या मान लेंगे दोस्तों, रेवेन्यू इन अ नेचर, रेवेन्यू इन अ नेचर, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट में धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन लगाते हैं और धीरे धीरे खर्चे को अपने पी अकाउंट में डालते हैं।
अभी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर समझाता हूँ, ये समझ में आया आपको रेवेन्यू क्या होगा। तो वो एक्सपेंस को रेवेन्यू कब मानूंगा, जिस खर्चे का बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिया, दैट इज द कॉल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। आई समझ में बात। तो भाई आप इसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको लिखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर is referred to, capital expenditure refer to that expenditure, capital expenditure refer to that expenditure whose benefit is consumed, whose benefit is consumed more than one accounting period, more than one accounting period, more than one accounting period, more than one accounting period. Capital expenditure is referred to that expenditure whose benefit is consumed more than one accounting period. जब एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट कंज्यूम करा जाए, दैट कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने कहा वो खर्चा, अब आपको समझ में आ रहा होगा, वो खर्चा जो आपने किया और उसका बेनिफिट क्या कर लिया, हमने कंज्यूम कर लिया विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक के अंदर, एक साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं उस खर्चे का बेनिफिट, तो हमने कहा वो रेवेन्यू है। अगर एक साल के अंदर नहीं कर पाते, एक से ज्यादा साल हो जाता है, हमने कहा वो कैपिटल है। कितना सिंपल है। एग्जाम्पल देखें सर, जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ ना, फालतू वाले एग्जांपल नहीं है कि बस बेसिक है, ये एग्जांपल है एडवांस थोड़े, और एडवांस है तो इसका मतलब समझ लेना ये यूनिक एग्जांपल है, कभी कभी आ जाता है पेपर के अंदर। पहला, एक्सपेंस इंकर्ड, एक्सपेंस इंकर्ड फॉर एक्विजिशन, एक्सपेंस इंकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, acquisition of fixed assets such as land, such as land, machinery, building, प्लांट एक्सेट्रा, कुछ भी, बहुत सारी एसेट होती है फिक्स एसेट, सारे नहीं लिख पाऊंगा। दूसरा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड, एक्सपेंडिचर इंकर्ड, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द एक्सटेंशन, expenditure incurred for the extension of extension or improvement of, or improvement of, extension or improvement of fixed asset, or improvement of fixed assets, as increasing the sitting capacity, as increasing the sitting capacity of a theater, sitting capacity of a theater. तीसरा एग्जांपल लिखना, एक्सपेंडिचर इंकर्ड to bring the fixed asset, to bring the fixed asset, expenditure incurred to bring the fixed asset to the place of their, to the place of their, to the place of their
use, to the place of their use and on their installation. And on their installation. Fourth, expenditure incurred to acquire, expenditure incurred to acquire the right to do business, to acquire the right to do business, to acquire the right to do business, such as license or patent, but only the initial expenditure. Only the initial expenditure. Only the initial expenditure is capital expenditure. Only the initial expenditure is capital expenditure. Comma, renewal fees, comma, renewal fees is the revenue expenditure. Renewal fees is the revenue expenditure. Renewal fees is the revenue expenditure. आगे लिखना सर 5 एग्जांपल। सर बिल्कुल यूनिक एग्जांपल है, यूनिक एग्जांपल है, ये एग्जांपल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस लो सर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने उतार दिया मेरे दोस्तों। हमारा टोटल जो पॉइंट है आपने जो नहीं लिखा वो लिख लो, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट भी लिख लीजिए। और 5th 6th पॉइंट लिखने के बाद आप सामने से देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने कहा दोस्तों, वही कंपनी ने एक्सपेंस किया, और क्या एक्सपेंस किया? परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी। कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, या बिल्डिंग ना खरीद के क्या खरीदा? कोई भी फिक्स एसेट खरीदी। जैसे कि क्या होता है, मशीन होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग, लैंड हो गया, कुछ भी। 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। अब मुझे बताओ कंपनी ने ये खर्चा करा नहीं करा? क्या कंपनी की जेब से 10 लाख रुपए गया नहीं गया? सर कंपनी की जेब से 10 लाख रुपए गया। अब मैंने कहा बताओ ये खर्चे को अब कैपिटल बोलूं रिवेन्यू बोलूं? मैंने कहा जिस पे खर्चा हुआ पहले तो वो देखो। मैंने कहा क्या आया खर्चा करने के बाद? हमारे पास बिल्डिंग आई। हमारे पास क्या आई दोस्तों? बिल्डिंग, बिल्डिंग आई और कैश गया, कैश गया। अब देखो जो आया, क्या आया? बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग जो खरीदी आपने, क्या इसका बेनिफिट क्या बिल्डिंग एक साल यूज करके फेंक दोगे? फेंक दोगे इन द सेंस आप एक साल मुल्क को तोड़फोड़ दोगे इसको? नहीं तो सर, बिल्डिंग खरीदा है इसका मतलब वो सालों साल चलेगी। तो बिल्डिंग जो खरीदी हमने, ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड चलेगी, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मैंने खर्चा करा, मेरे पे पैसा गया, मेरी जेब से पैसा गया, दैट इज एक्सपेंस। जेब से जैसे ही पैसा जाएगा पॉकेट से एक्सपेंस हो जाएगा। और वो खर्चा कब मानूंगा रिवेन्यू और कब कैपिटल? अगर उस खर्चे से जो आया है मेरे पे आई बिल्डिंग, उसका बेनिफिट अगर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर को देखो दोस्तों, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना दोस्तों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना सर, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और ये रिवेन्यू का, ये कैपिटल कहा जाता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है दोस्तों? ये बिल्डिंग क्या बन गया? ये एक्सपेंस क्या बन गया? ये एक्सपेंस बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो खर्चा करा जा रहा है, जो खर्चा करा जा रहा है दोस्तों, उसका बेनिफिट कैसे उठाया जाए? उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड उठाया जा रहा है। उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड उठाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या नाम देंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सर हमारी बात ये नहीं आई? सर समझ में आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है।
ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बोला जाता है। तो ऐसे खर्चा जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जैसे मैंने प्लान खरीद लिया, मैंने कार खरीद ली, मैंने बिजनेस कोई भी एसेट खरीद ली, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका खर्चा जो करा जा रहा है वह खर्चे को कैपिटल मान लिया जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या होती है वो पीएनएल अकाउंट में जाकर सीखते हैं। और यार मेरी बातों को ध्यान समझना, वो स्टूडेंट जिसने पहले से 11वीं 12वीं में अकाउंट पढ़ी है उसको पता है, उसको सब पता है। उसको मैं कुछ नई बातें सिखाना चाहता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही क्यों कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में क्यों जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट में क्यों जाता है। मैं क्या दे रहा हूं क्वेश्चन, वो स्टूडेंट जिसने अभी अकाउंट नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहा है, उसके लिए नहीं है, आप आगे कर लीजिए, आपको बाद में समझ में आएगा कंसेप्ट। अगर सीखना है सीख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में क्यों जाता है, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में क्यों जाता है, रेवेन्यू क्यों नहीं जाता, कैपिटल क्यों जाता है, बैलेंस शीट में क्यों जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में क्यों जाता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा नॉलेज है, नॉलेज लेनी है तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ा लो। भाई मैं तो बताने का मेरा पर्पस है बताना। मैंने आपसे पूछा कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में क्यों जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बताना जरा क्यों जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर पता नहीं, हमसे तो ये सिखाया गया था कि अगर लैंड खरीदोगे तो बैलेंस शीट में भेज देना। हमें तो बचपन में ये सिखाया गया था कि अगर मशीन खरीदोगे तो बैलेंस शीट में भेज देना। सर नहीं पता आपको, सच्ची में नहीं पता कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में क्यों जाता है। रीजन है सर, हर किसी के पीछे रीजन होता है, आपको नहीं पता रीजन। रीजन जानना बहुत जरूरी है। आपने बेसिक बातें ढंग से नहीं सीखी, या आपको बताया नहीं गया, या आपने नहीं पढ़ी, बताया हो क्या पता आपने नहीं पढ़ी हो। तो मैं आपको बताता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट पे क्यों जाता है। मेरे दोस्तों ध्यान समझना, वो स्टूडेंट जो पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानते हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है दोस्तों, यहां पर लिखते हैं बाय जीपी। मैंने कहा यहाँ 10 लाख कमाया, यहाँ लिखेंगे ऑल एक्सपेंस, मैंने 8 लाख रुपए एक्सपेंस करा, और यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए। यही करते थे, यही करते थे, यही करते थे। मान लो सर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, परचेज करी मैंने बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदी, परचेज बिल्डिंग खरीदी सर। अब 50 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी मैंने, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, क्या ये 50 लाख एक्सपेंस है या नहीं, बता दो मुझे। सर ये 50 लाख एक्सपेंस है। क्या अगर एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट में क्या आते हैं, एक्सपेंस आते हैं। डेबिट साइड में क्या आते हैं, पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस आते हैं। ये 50 लाख अगर एक्सपेंस है तो निशान डालना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ लिखना चाहिए था टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग लिखने थे 50 लाख रुपए, ऐसा करना चाहिए था। तो गलत है, गलत था क्या करना, सर नहीं। वैसे देखा जाए सर गलत है, क्योंकि हमें बचपन में सिखाया गया कि बिल्डिंग हमारी एसेट होती है और एसेट को हम बेचते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट में बेचते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो सिखा रहा हूँ कि बिल्डिंग को एसेट क्यों कहा गया, क्यों। सोचो मेरी बात, अगर मैं बिल्डिंग यहाँ पर डाल दूं, अगर मैं बिल्डिंग यहाँ पर डाल दूं 50 लाख रुपए, क्या मेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, नहीं, मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा हैवी लॉसेस, नेट लॉस हो जाएगा। देखो 58 लाख और 10 लाख 48 लाख का लॉस आएगा। सिर्फ एक बिल्डिंग का खर्चा डालने से जो नेट प्रॉफिट मेरा 2 लाख का आ रहा था, वो 48 लाख के लॉस में कन्वर्ट हो गया। मेरे दोस्तों ध्यान समझो, अगर मैं बिल्डिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस साइड डाल दूं, तो वो लॉस, वो प्रॉफिट जो मेरा 2 लाख आ रहा था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही मैंने बिल्डिंग का खर्चा में डाला, बिल्डिंग का खर्चा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालते ही वो लॉस 2 लाख से बनकर 48 लाख हो गया। ऐसे कैसे भैया, जो प्रॉफिट 2 लाख का था वो अब लॉस में कन्वर्ट हो गया। लॉस भी छोटा मोटा नहीं, 48 लाख का लॉस हो गया। दोस्तों मेरी बात समझे आप। मैंने कहा सर जब आप कोई बिल्डिंग खरीदते हो ना, कोई एसेट खरीदते हो, ये एसेट जो होती है वो हैवी नेचर की होती है, हैवी अमाउंट की होती है। छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट होता है। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट छोटे मोटे अमाउंट की नहीं होती, बहुत बड़े अमाउंट की होती है। इसलिए हमने कहा कि देखो सर ऐसा करो कि इस खर्चे को ना आप खर्चा ना मत मानो। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं मानो भाई, मेरी जेब से पैसा खर्च हुआ है, खर्चा क्यों नहीं मानूंगा। समझो आप मेरी बात से, तुम तो कहोगे भाई अच्छा ऐसा करो कि भाई इसको खर्चा मत मानो, और खर्चा यहाँ से हटा दो उसको, और यहाँ से हटाने के बाद आप अपना प्रॉफिट 2 लाख की 100 करो, 2 लाख की 100 करो, और 2 लाख 100 करोगे तो क्या होगा, 2 लाख 100 करोगे तो इस प्रॉफिट में देना पड़ेगा आपको क्या, टैक्स। कह रहा तुम सही है भाई, गवर्नमेंट कहती है सर खर्चे को खर्चा मानने नहीं देंगे। ऐसा खर्चा जो हैवी नेचर का है उस खर्चे को खर्चा नहीं मानने देंगे। क्यों नहीं मानने देंगे, क्योंकि खर्चा जेब से पैदा हो गया है भाई। एक्सपेंस तो एक्सपेंस क्यों नहीं ट्रीट करने दे रहे, एक्सपेंस अपने इनकम में से क्यों नहीं हटाएंगे भाई। इनकम में से जब खर्चे को माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो सर ये खर्चा हमको खर्चा नहीं मानने दे रही। अकाउंट कहता है कि वो खर्चा जो हैवी अमाउंट का है उसको हम खर्चा नहीं मानने देंगे। हमने कहा ऐसे कैसे नहीं मानने दोगे भाई, 50 लाख का खर्चा करा कम होता है क्या 50 लाख, 50 लाख से मैं अपनी इनकम कम करूंगा, जो बचेगा प्रॉफिट उससे टैक्स ले लेना आप। तुम तो टैक्स खाने के लिए क्या कर रहे हो, 50 लाख मेरा खर्चा मानने नहीं दे रहे। कह रहे आप मेरी बात सुनो,
सर अगर आपका अमाउंट ज्यादा हो गया, अगर सोचो हर कोई ऐसा करने लग गया, अपनी बिल्डिंग खरीदता गया और वो खर्चा डाल, तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, ऐसा तो कोई भी सर टैक्स नहीं भरेगा, सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सर ये खर्चा हैवी नेचर का होता है। मैं सोचो, मैं तो छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, हजार करोड़ की मशीनें प्लांट लगता है, पूरा तबड़ा प्लांट लगता है, बिल्डिंग लगती है उनकी, तो अगर वो 1000 करोड़ डाल देंगे खर्चे साइड के अंदर, तो उनका लॉस हजारों करोड़ का हो जाएगा। वो तो कभी टैक्स देंगे नहीं, क्योंकि लॉस में टैक्स नहीं होता, प्रॉफिट में टैक्स होता है। इसलिए अकाउंटेंसी में प्रोविजन डाला गया, अकाउंटेंसी में बताया गया कि सर खर्चे को दो पार्ट में करो, एक कैपिटल बोलो, एक रिवेन्यू बोलो। रिवेन्यू को डालो पीएनएल अकाउंट में, कैपिटल बोलो आप पीएनएल अकाउंट में डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? जैसे आप कैपिटल नेचर के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, वो सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी हैवी लॉसेस कन्वर्ट हो जाता है, तो आप टैक्स नहीं दे पाओगे, टैक्स आपको देना पड़ेगा। सोचो अगर हर कोई ऐसा करने लग जाए, पूरी इंडिया ऐसा करने लग जाए, तो सोचो क्या होगा। ऐसा होगा कि भैया गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी, पैसा नहीं आएगा उनके पास। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आता है बात कि सर खर्चा मानने नहीं दे रहे, ठीक है सर, कभी ना खर्चा तो हुआ, ये तो गलत तरीका हो गया कि आप खर्चा नहीं मानने दे रहे और खर्चा हो गया। सर हम आपसे क्या कह रहे हैं कि खर्चा मानने ही नहीं देंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि सर आपको 50 लाख पूरा डालने नहीं देंगे एक साथ। हम कह रहे थे देखो ऐसा करना, आप क्या करना, आप एक नहीं बनाना बैलेंस शीट, आप एक बैलेंस शीट बनाना, और बैलेंस शीट जब बनाओगे ना, इसको लिखना बिल्डिंग, यहाँ पर बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखना 50 लाख, बिल्डिंग क्या लिखना 50 लाख रुपए बैलेंस शीट पे बिल्डिंग डाल देना, और खर्चा मत मानना इसको। मैंने कहा ये क्या बात हुई सर, आज बिल्डिंग खरीदी है आप उसको एक्सपेंस नहीं मानने दे रहे, मतलब मजा नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं आ रहा सर। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना। आप करना है 50 लाख की जो बिल्डिंग है ना, 50 लाख की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को क्या करना, आप ये देखना कि इस बिल्डिंग की जो वैल्यू है एक साल बाद कितनी हो गई। मैंने कहा सर इस बिल्डिंग की वैल्यू एक साल बाद 48 लाख रुपए हो गई। कितनी होगी दोस्तों, एक साल बाद इस बिल्डिंग की वैल्यू 48 लाख रुपए हो गई। मैंने कहा कितनी घट गई, मैंने कहा सर 2 लाख घट गई। तो यहाँ लगाना डेप्रिसिएशन, कह रहा डेप्रिसिएशन लगाना कितना, डेप्रिसिएशन लगाना 2 लाख का, और यहाँ रह जाना 48 लाख की बिल्डिंग अभी आपके पास बची हुई है। कह रहे ये 2 लाख रुपए आपने कहां ले जाना, ये 2 लाख रुपए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भेज देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या भेज देना, डेबिट साइड में भेज देना यहाँ पर, और यहाँ लिख देना टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और जैसे 2 लाख रुपए बेचोगे आपको क्या आ जाएगा, मान लेते हैं एक्सपेंस क्या करते हैं, एक्सपेंस यहाँ पर क्या कहते हैं 7 लाख का है, एक्सपेंस कितने का है 7 लाख का, 2 लाख का तो 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट तो रहा, पर सर आपने तो सर 48 लाख अभी मेरा बचा हुआ खर्चा वो तो नहीं। मैंने कहा रुक जाओ, आप मेरी बात सुनो, हम इसको बना रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट में एसेट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सारा खर्चा अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे, तो वो जो नेट प्रॉफिट आ रहा था वो हैवी लॉसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको इकट्ठा खर्चा नहीं मानोगे, हम बताते हैं कैसे मानना। आप इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना, राइट ऑफ मतलब खर्चा मानना, धीरे धीरे करके क्या करना, इसको राइट ऑफ करना मतलब एक्सपेंस मानना। सर अभी इस साल 2 लाख माना है, अगले साल फिर मान लेना 2 लाख, अगले साल फिर मान लेना, और ऐसे ऐसे करते आप अपने खर्चे को खत्म कर लेना। मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, आप अपने खर्चे को कैसे खत्म करना, बिल्डिंग अभी सब कुछ करो, आप इसको एसेट साइड में डालो, और क्या करना, इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगा लगाकर 50 लाख का खर्चा जब तक ये लाइफ जिएगा, जब तक बिल्डिंग पूरे साल, जब तक ये बिल्डिंग चलेगी, उस पूरे लाइफ पीरियड पे इसको खत्म कर देना। आपका खर्चा तो हो गया ना। हाँ हमने क्या करा, हमने 2 चीज करी, इकट्ठा 50 लाख में डालकर क्या करा, टुकड़ों में डाल दिया, पर डाला तो सही, आपको ये तो नहीं कह रहे ये खर्चा नहीं डाला, हाँ डाला, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे 2 बातें निकल कर आएगी, पहला आपका नेट प्रॉफिट हैवी लॉसेज में कन्वर्ट नहीं होगा, और गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा मेरे दोस्तों। हालांकि वो अलग चीज है कि नहीं होता, पर डेवलपमेंट तो चाहिए सर, बिना टैक्स गवर्नमेंट के बहुत सारी चीजें होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट चीजें आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है दोस्तों, रोड वहां से बन रही है, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, आरासन में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट क्यों माना गया। इसलिए आपको बोलोगे, अगर मैं बोलूं कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट क्यों माना गया, आप ये कहोगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट इसलिए माना गया क्योंकि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हैवी नेचर के अमाउंट होते हैं, अगर इसको डायरेक्ट खर्चा मानकर पीएनएल अकाउंट में डाल दिया तो मेरा जो नेट प्रॉफिट डाला था वो हैवी लॉसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में डाल दिया, एसेट मान लिया, और एसेट मानकर धीरे धीरे कर उस एसेट को खत्म करते गए इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या बात समझ में आई नहीं आई? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में एसेट क्यों माना गया, इसलिए माना गया क्योंकि हैवी नेचर खर्चा होता है, लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा प्रॉफिट लॉस में हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, खर्चा तो मानते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, जब तक बिल्डिंग चलेगी तब तक उस पीरियड में धीरे धीरे करके उस खर्चे को मानेंगे। 48 हजार खर्चा नहीं मानेंगे, अगले साल फिर 2 लाख डाल देंगे, अगले साल फिर 2 लाख, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा खर्चा चले जाएगा। तो मैंने कहा 25 साल के अंदर ये सारा एक्सपेंस मान लोगे जिन्हें 50 लाख रुपए, और ये सही तरीका है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो अब पढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखो एक्सपेंस पढ़ते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड,
मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट। वो खर्चे जो एक्विजिशन मतलब क्या होता है, परचेज करना। वो खर्चे जो फिक्स एसेट को परचेज करने पे हुए, इंकर्ड हुए, वो एक्सपेंस जो फिक्स एसेट को परचेज करने पे इंकर्ड हुए, सच एज लैंड, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट एक्सेट्रा। तो ऐसे खर्चे क्या होंगे, कैपिटल। क्योंकि जब मैं लैंड खरीदूंगा, मैं मशीन खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा, प्लांट खरीदूंगा, ये जब सब चीज खरीदूंगा तो ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड चलेंगे मेरे दोस्तों। ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको समझ में आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आता है। याद आ रहा है आपको, एसेट क्यों मानेंगे, विद रीजन मैंने आपको बताया एसेट क्यों मानेंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में नहीं आता, वो छोटे नेचर खर्चे होते, कहते पूरा डालो एक साल ही पीरियड लगा। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। एक्सपेंस इंकर्ड फॉर एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट और इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ थिएटर। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर आप ध्यान देना, दो चीजें हैं मेरे दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान समझना। अगर ये बात समझ गए ना आप, ये बात समझ गए ना तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान समझना, ये इतना खतरनाक पॉइंट है ना जो आपको छोटा सा लग रहा है पर ये है बड़ा बड़ा। देखना, आपने क्या भाई मशीन करी, मशीन जब नई लाए थे, परचेज करी थी मशीन, जब नई परचेज करती थी वो ना 1 लाख यूनिट बनाती थी, 1 लाख यूनिट बनाती थी, 1 लाख यूनिट बनाती थी इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 1 लाख यूनिट बनाती थी। अब ये मशीन को 10 साल हो गए, आफ्टर 10 ईयर मशीन पूरी खराब हो गई। मतलब खराब इन द सेंस आफ्टर 10 ईयर नहीं, आफ्टर ज्यादा हो जाएगा 10 साल। आप ऐसा करो आफ्टर 2 साल, आफ्टर 2 ईयर। अब मशीन कितना प्रोडक्शन करती है, मशीन में जो प्रोडक्शन होता है वो दोस्तों, प्रोडक्शन होता है वो होता है सर 80,000 यूनिट। 20,000 प्रोडक्शन कम हो जाते हैं क्योंकि भाई अब मशीन खराब होने लगेगी, धीरे धीरे यूज करोगे, जैसे जैसे यूज करोगे डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। हमने क्या करा, इस मशीन में करा लिया रिपेयर। क्या कराया दिया दोस्तों, रिपेयर कराया, रिपेयर। और जैसे ही रिपेयर कराया, मशीन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई दोस्तों। अब मशीन 80,000 से ज्यादा, 80,000 नहीं, 80,000 नहीं, अब 90,000 की यूनिट बनाने लग गई। पर देखो ध्यान सुनो, अब मशीन 90,000 यूनिट बना रही है और 1 लाख से कम ही बना रही है। तो मैंने कहा वो रिपेयर जो मशीन पे करा जा रहा है और इस मशीन से, इस रिपेयर से क्या हुआ, मशीन की कैपेसिटी वापस बढ़ गई। पहले मशीन की कैपेसिटी कितनी थी, 1 लाख थी, 1 लाख थी। अब कितनी हो गई, पहले कितनी, अब कितनी हो गई थी 80,000। मैंने जैसे रिपेयर कराया कितनी बढ़ गई, 90 हो गई, पर 1 लाख से अभी भी कम है। मशीन परचेज करी थी ना जब, जिस टाइम मशीन परचेज, उस टाइम नई मशीन आई थी जब 1 लाख यूनिट बनता था, उससे ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी रिपेयर कराने से। कब बता आप तक, ये तो नॉर्मल है कि अगर आप कोई मशीन खरीदोगे तब नई मशीन थी 1 लाख की और आपने 2 साल बाद उसको रिपेयर कराया तो 1 लाख से ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी अब इसकी 1 ही लाख है, तो 1 लाख, और रिपेयर कितना भी करा लो अब 1 लाख वापस नहीं पहुंचेगा सर, कुछ तो घिसेगा उसके अंदर। तो मैंने कहा ऐसे रिपेयर को सर, ऐसे रिपेयर को क्या कहते हैं, ऐसे रिपेयर को रेवेन्यू बोलते हैं। इसको कैपिटल मत मान लेना। वो खर्चा जो मशीन को एक्सटेंड करता है, ध्यान देना, वो खर्चा। अगर मैं यहां पर कहता कि मशीन पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट कराई है, एक्सटेंशन कराया, एक मशीन के पार्ट और लगाया है और जिससे मशीन इंप्रूवमेंट कराई, या फिर आप इसको बोल दो इंप्रूवमेंट कर दो, या फिर बोल दो एक्सटेंशन, थोड़ा बढ़ा दी मशीन को। मशीन पहले छोटी थी, मैंने इसमें पार्ट जोड़कर थोड़ा मॉडिफाई करके उसको बढ़ा दी, एक्सटेंशन हो। और उस एक्सटेंशन से क्या हुआ दोस्तों, उस एक्सटेंशन से मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अब प्रोडक्शन कितना होता था, अब प्रोडक्शन मेरा होता है 1,20,000 यूनिट। देख लो, ऐसा खर्चा जिसको करने से मशीन की कैपेसिटी बढ़ती तो है पर उतनी नहीं बढ़ती जितना हमने मशीन खरीदा था। तो ऐसे खर्चे को रिपेयर को रेवेन्यू मानेंगे। बट ऐसा खर्चा जिसका मशीन में एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट कराकर, एक्सटेंशन कराकर, बढ़ा कर मशीन का प्रोडक्शन लेवल एक जब खरीदे उससे बढ़ा दिया, तो देखो 1 लाख था, एक्स्ट्रा खर्चा करा, एक्सपेंस करा, और एक्सपेंस करने से क्या हुआ दोस्तों, एक्सपेंस करने से प्रोडक्शन लेवल ही बढ़ा दिया, 1 लाख से 1,20 कर दिया। तो ऐसे खर्चे को कैपिटल बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस है, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है मेरे दोस्तों, ध्यान देना। एक थिएटर है मेरे दोस्तों, एक थिएटर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान सुनना। एक थिएटर है मेरे दोस्तों। अब क्या हुआ, मैंने थिएटर में कराई रिपेयर, मैंने थिएटर में क्या कराई दोस्तों, रिपेयर कराया। तो सर जो रिपेयर करा रहे हैं वो रिवेन्यू माना जाएगा, रिवेन्यू माना जाएगा जो रिपेयर करा रही है। पर मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, इस थिएटर को थोड़ा और यहां से बढ़ा दिया, थोड़ा और यहां से बढ़ा दिया। अब यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी मान लो 10 की थी, 10 सीट थी, यहाँ पर 10 सीट थी, 10 सीट थी। अब उसको बढ़ाकर मैंने कर दी 15 सीट, 15 सीट कर दी, सब बढ़ाकर कितनी कर दी, 15। अब मैंने देखो सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। अब कर दी ना इंक्रीज, जहां इसमें 10 लोग बैठते थे, मान लो यहाँ पर 100 लोग बैठते थे, अब यहाँ पर 150 लोग बैठने लग गए, तो मैंने इसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या कर दी, और बढ़ा दी। तो इसमें जो खर्चा हुआ, ऐसे खर्चे को क्या नाम देंगे, कैपिटल
कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देंगे। ऐसे खर्चे को क्या बोलेंगे दोस्तों? कैपिटल। जब कोई एसेट में इंप्रूवमेंट होता है या एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होता है, एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट होता है या एक्सटेंशन होता है, बढ़ा देते हैं, उस बढ़ाने की वजह से कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी, और कैपेसिटी बढ़कर ओरिजिनल से ज्यादा हो जाती है। इधर भी कैपेसिटी बढ़ी थी, रिपेयर कराने से कैपेसिटी बढ़ गई थी पर ओरिजिनल से ज्यादा नहीं हुई थी। तो अगर कैपेसिटी बढ़ा रहे हो रिपेयर कराने से और ओरिजिनल से ज्यादा नहीं हो रही, तो ऐसे खर्चे को रिवेन्यू मान देंगे। और रिपेयर कभी भी रिपेयर कराने से ओरिजिनल से कभी नहीं बढ़ती, एक्सटेंशन कराने से कैपेसिटी बढ़ती है। जहां आप 100 जने बैठते थे, आप 150 जने बैठेंगे, फायदा ही फायदा। ऐसे खर्चे को भाई एक्सटेंशन कराओगे, थोड़ा बढ़ाओगे, यहाँ से दीवार तोड़ी और अगली और आगे जाकर दीवार लगा दी, तो क्या होगा? पैसा खर्च होगा, नहीं होगा? ऐसे खर्चे को क्या बोलेंगे दोस्तों? ऐसे खर्चे को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा पढ़ना क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज इन सीटिंग कैपेसिटी ऑफ थिएटर। थिएटर की अगर सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं या एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ाना या इंप्रूवमेंट कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, बढ़िया से बना देते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट। वो खर्चे को क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग अ फिक्स्ड एसेट, कह रहा फिक्स्ड एसेट को यूज तक, मैंने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है, यूज तक आने तक, यूज जब तक फिक्स्ड एसेट यूज हो रही है, यूज तक मतलब यूज में लाने पर, मैंने खरीदी फिक्स्ड एसेट, मैंने खरीदे पे मैं भाड़ा दिया, मैंने इंस्टॉलेशन कराया, अब यूज में आ गई, तो जो फ्रेट और इंस्टॉलेशन है वो खर्चा फिक्स्ड एसेट में जोड़ दिया जाएगा, कैपिटल मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? डेप्रिसिएशन में आगे जाकर पढ़ोगे आप बढ़िया से, डेप्रिसिएशन में आगे जाकर पढ़ोगे, मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको तो मैं, खैर मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने कहा सर ध्यान दो ना, ध्यान देना, मैंने ये मेरी शॉप है जहां से मैंने मशीन खरीदी, यहां से मैंने मशीन खरीदी, ये मेरी शॉप है, यहां से मैंने मशीन, ये मेरी फैक्ट्री है, यहाँ मेरी फैक्ट्री है, यहां से मशीन को मैं फ्रेट दिया और गाड़ी में ट्रक में भरकर लाया, मशीन आई और यहाँ पहुंच गया मेरा मशीन, यहाँ पहुंच गई। अब मैंने लेबर बुलाए और लेबर आके बोला मैंने मशीन लगा दिया फैक्ट्री के अंदर, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे, यहाँ पर फ्रेट पे करा और यहाँ पर क्या बोला? इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए। ये डायग्राम बना लेना, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए। अब फैक्ट्री के अंदर मशीन लग चुकी है, अब ये यूज में आ गई, तो यूज से पहले जितना भी खर्चा हुआ, क्या खर्चा हुआ? एक तो मशीन खरीदे में, मैंने कहा 10 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख का फ्रेट और 20,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस, 1 लाख का फ्रेट दिया और 20,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस। मैंने कहा यूज से पहले, मशीन का यूज होने से पहले जो भी खर्चा आप कर रहे हो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा दोस्तों, वो मशीन की क्या होगा? कॉस्ट में ऐड होगा। मैंने कहा 10 लाख प्लस 1 लाख और प्लस 20,000, तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत जगह आएगा। यूज जब तक मैं यूज नहीं करता, यूज से पहले जितने भी खर्चे है वो मशीन की कॉस्ट मानी जाएगी। अब मशीन मानी जाएगी 10 लाख की नहीं, अब मशीन मानी जाएगी 11,20,000 की, 11,20,000 की मानी जाएगी मशीन, 10 लाख की नहीं मानी जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। इसको भी, फ्रेट को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंस्टॉलेशन को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे जब तक मशीन यूज पे नहीं है। यूज से बाद, यूज के बाद अगर कोई खर्चा कर रहे हो वो रिवेन्यू है, यूज से पहले जितना भी खर्चा हुआ कैपिटल मानेंगे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर क्या करेंगे? मशीन कॉस्ट में ऐड कर देंगे। यही तो कह रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स एसेट को लाने पे जो खर्चा हुआ, दैट इज फ्रेट और देयर इंस्टॉलेशन, तो ऐसे खर्चे को यूज तक में लाने के लिए सारे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करा जाएगा और मशीन कॉस्ट में ऐड करा जाएगा। देखो ध्यान सुनो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पढ़ो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू डू बिजनेस। क्या करते हैं हम? लाइसेंस खरीदते हैं, पेटेंट खरीदते हैं, किसी से हम क्या करते हैं? लाइसेंस करते हैं कि हमें बिजनेस चलाना, हमें लाइसेंस प्रोवाइड कर दो। कभी कभी क्या होता है? लाइसेंसिंग बिजनेस होता है, तो लाइसेंस जब हमने खरीदा पहली बार, मेरे को बैंक खोलना है मान लेते हैं, और बैंक खोलने के लिए मुझे आरबीआई से लेना पड़ेगा लाइसेंस, तो उसके लिए मुझे देनी पड़ेगी लाइसेंस फी, और लाइसेंस जब फीस दूंगा पहली बार, बैंक खोलने से पहली बार जो लाइसेंस फीस होती है, पहली बार जो पेटेंट फीस होती है, वो पेटेंट फीस इनिशियल एक्सपेंडिचर, शुरू में हुआ था जो एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल बोलूंगा। उसके बाद बैंक खुलने के बाद जो एक्सपेंडिचर होगा, बिजनेस खुलने के बाद जो खर्चा होगा उस लाइसेंस पे दोबारा, वो लाइसेंस रिन्यूएबल फीस होती है। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? 1 साल बाद लाइसेंस दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा कुछ छोटा सा अमाउंट देने के लिए, जैसे रिन्यूअल फीस, रिन्यू कराना पड़ता है लाइसेंस को टाइम टू टाइम, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। रिन्यूअल फीस को नहीं, बैंक या बिजनेस खोलने से पहले जो लाइसेंस के लिए पे करा जा रहा है, इनिशियल एक्सपेंडिचर जो होंगे वो सारे कैपिटल माने जाएंगे। चाहे उसको आपने लीगल एक्सपेंस लिया, चाहे आपने डॉक्यूमेंट ही कराया, कुछ भी कराया, बिजनेस खुलने से पहले जितने भी खर्चे हैं सब कैपिटल, बिजनेस खुलने के बाद जितने भी खर्चे रेवेन्यू। हालांकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस की। बिजनेस खुलने से पहले जो लाइसेंस फी पे करी वो रेवेन्यू कैपिटल माना जाएगा। बिजनेस खुलने के बाद लाइसेंस में रिन्यू कराया, दोबारा उसको रिन्यू कराया, और जैसे कराते हो ना प्लान रिन्यू कराते हो, दैट इज रिन्यूअल फीस, वो रिन्यू फीस क्या होगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, मैं कोई गुडविल खरीदता हूँ, इंटेंजिबल एसेट खरीदता हूँ, तो उस पर जो खर्चा खरीदने पे हुआ वो खर्चा क्या है? हमारी वो खर्चा हमारा क्या होगा? कैपिटल होगा, क्योंकि इंटेंजिबल
ऐसा छोटी मोटी तो ना होता, गुडविल किसी खरीदना। आप डोमिनोज की गुडविल खरीदोगे तो कम आएगी सर, 5 करोड़ रुपए की डोमिनोज की गुडविल है, 5 करोड़ रुपए की, इतना बड़ा खर्चा है सर। डोमिनोज चलाने के लिए पहले गुडविल खरीदनी पड़ेगी ना उनकी, उनका नाम परचेज करना पड़ेगा, परचेज इन द सेंस उनका नाम यूज करने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड, वो खर्चा जो आप इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर परचेज करने में लगाते हो, वो खर्चा क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। हैवी नेचर का है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, एक ही बात है, वो खर्चा मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यूज होगा सर, ऑब्वियस ही बात है। गुडविल खरीदूंगा और लंबे टाइम पे चलाऊंगा उसको। लीगल एक्सपेंस इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट, एक फिक्स एसेट खरीदूंगा। आपने कभी लैंड खरीदी है, लैंड खरीदने में रजिस्ट्रेशन फीस होती है, रजिस्ट्रार को क्या कहते हैं, पैसे देना पड़ता है। वो जो अपने डॉक्यूमेंट, अपने लैंड को अपने नाम कराने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है 50-60 हजार रुपए की। वो लीगल एक्सपेंस जो आपने पे करा लैंड को एक्वायर करने पे, इंकर करा खर्चा लैंड को एक्वायर करने पे, फिक्स एसेट को एक्वायर करने पे, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्योंकि लैंड खरीदने से पहले खर्चा, खरीदने के बाद होगा तो रेवेन्यू होगा। आई बात समझ में नहीं आई, समझ में आ गया। और मैं नहीं कह रहा कि लैंड को बाद में खरीदने में कैपिटल नहीं हो सकता है, आपने उसको कंस्ट्रक्शन करा लिया, कंस्ट्रक्शन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोर देन 1 ईयर यूज करोगे। आप लैंड में घर बना लेते हो दोस्तों, क्या उसका मोर देन 1 ईयर यूज नहीं करोगे? क्या आपको ये देखना है, जो खर्चा करा जा रहा है उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, 1 साल से कम, 1 साल से ज्यादा है तो उस खर्चे को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। पर कुछ बातें जो फिक्स को खरीदने से पहले हुई, ये तो नहीं बता पाएंगे 1 साल ज्यादा है, तो मतलब ये लॉन्ग टाइम ही है। एक ही बार देना लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस मतलब लैंड को अपने नाम कराने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को फीस देनी पड़ती है, दैट इज लीगल एक्सपेंस। डॉक्यूमेंट अपने नाम बनवाने के लिए, तो वो लीगल एक्सपेंस क्या है, 1 टाइम है भाई, एक ही टाइम देना है और लंबे टाइम से चलेगा भाई, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो भाई यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म हुआ डिटेल में। अब दोस्तों हमें पढ़ना है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है जरा देखना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखिए सर, तीसरा लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखना सर, देखना। इट इज अ revenue in nature, it is a revenue in nature, and treated as a capital expenditure, सर ये नेचर इसका रेवेन्यू होता है पर इसको ट्रीट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, इसको हम क्या बोलते हैं सर, फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं दोस्तों, फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, खर्चा बड़ा सिंपल है। कहता है ये वो खर्चा है जो क्या है, रेवेन्यू ने नेचर। रेवेन्यू ने नेचर का मतलब क्या है, इनका नेचर रेवेन्यू जैसा है। रेवेन्यू जैसा क्या होता है, विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, पर इनको हम रेवेन्यू, एक खर्चा देखो, समझो आप मेरी बात समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और बड़ा अच्छे समझा दूंगा इसको, मैं इतना अच्छे समझा दूंगा समझना। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट कराई, एडवर्टाइजमेंट, पता है आपको एडवर्टाइजमेंट कितना पैसा लग जाता है, करोड़ों रुपए लग जाता है। मैंने कहा 1 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराई मैंने, 1 करोड़ रुपए की, ये एडवर्टाइजमेंट खर्चा हुआ मेरा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ। अब इस एक्सपेंस को क्या मानूंगा, अब आप सुनो, यूट्यूब में हमने देखा होगा कभी कभी ऐड आती है बहुत सारी, वो जो ऐड आता है यूट्यूब के अंदर जो एड्स आती है बहुत सारी, वो जो कंपनी होती है जो ऐड अपनी डलवाती है यूट्यूब के अंदर, वो कितना कितना खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है उसके अंदर। मान लो एक कंपनी ने ऐड डलवाया यूट्यूब के अंदर और फ्रंट पे लगाया, फ्रंट पे वो जो आता है ना सबसे पहले, जब हर यूट्यूब पे आता है फ्रंट पे आता है, ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। एडवर्टाइजमेंट कराया, बहुत ज्यादा महंगा लगता है वो एडवर्टाइजमेंट, तो वो एडवर्टाइजमेंट कराया आपने। अब जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कराया ना दोस्तों, ध्यान सुनना, वो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने कराया, ये है रेवेन्यू इन नेचर। कब तक, किसका बेनिफिट कब तक यूज कर लोगे। आपने देखा होगा जब जैसे कभी कभी जब ओप्पो वीवो आए थे फोन, तो बहुत जगह ओप्पो दिखा, हर जगह ओप्पो वीवो दिखा। आपके इलाके में भी ओप्पो वीवो छा रहा होगा बहुत जगह, जब ओप्पो वीवो फोन आए थे ना बहुत सारे, जैसे एमआई एग्जाम Xiaomi फोन आया था, जब तो एमआई का फोन आया था तो बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट, एमआई ने तो चलो कम कराए थे, पर ओप्पो वीवो ने कितने एडवर्टाइजमेंट कराई थी दोस्तों। क्या आप देखो आपके जगह पर अगर ओप्पो वीवो का फोन आया और उसने एडवर्टाइजमेंट कराई, तो आप वो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट कब तक कंज्यूम कर ली कंपनी, कर लेगी यार, 2 महीने के अंदर सबको दिख जाएगा जितनी एडवर्टाइजमेंट हो गई। जैसे जियो आया था, जियो ने क्या करा, फ्री दिया और एडवर्टाइजमेंट कराकर जहां जहां जाते जियो दिख रहा था। अब कितना विद इन 1 ईयर हो जाता है एडवर्टाइजमेंट कंजम्पशन,
कंपनी को जितना शो करना था एक साल के अंदर ना कर दिया। देखो ये एडवर्टाइजमेंट जो खर्चा होता है इसका जो रिवेन्यू नेचर होता है, कैसा रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर, नेचर कैसा होता है दोस्तों, उसको रिवेन्यू नेचर होता है। हमने कहा ये तो दुविधा हो गई, रिवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कराने से आपकी कंपनी है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कराते हो तो उसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर, जिसको पता होना वो हो जाता है एक साल के अंदर अंदर। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चे का बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर हो जाता है। जैसे जोमेटो आया था, जोमेटो ने एड कराई थी ना एडवर्ट, तो उसका कितने साल करे थे, एक साल से ज्यादा एड देखिए कभी उसकी, सर देखी तो है, वो नई नई चीज आ रही है। पर जब जोमेटो नई बार आया था तो एडवर्टाइजमेंट जो कराई थी उसने क्या करा था, भरकर करा दी, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करा दी। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, उस केस के अंदर क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट समझ सब जानने लग गए जोमेटो के बारे में, एक साल के अंदर जोमेटो को सब जानने लगे। तो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट रिवेन्यू होता है, एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो ही जाता है। बहुत समझ में आ गया। अब ये रिवेन्यू नेचर है, और रिवेन्यू नेचर कहां जाना चाहिए बताओ, रिवेन्यू नेचर जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और क्योंकि ये हैवी अमाउंट है, क्योंकि ये हैवी अमाउंट है तो दोस्तों ये रिवेन्यू नेचर, इसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर ले, इसलिए रिवेन्यू है। पर क्योंकि ये हैवी अमाउंट है तो इसने कहा एक नया एक्सपेंस और बनाओ, जिसको बोला डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जिनका नेचर रिवेन्यू हो, पर क्योंकि ये हैवी अमाउंट है इसलिए उनको ट्रीटमेंट, इनकी जो ट्रीटमेंट होगी वो कैपिटल जैसा होगा। ट्रीटमेंट कैसे होगी दोस्तों, इनकी ट्रीटमेंट होगी कैपिटल जैसा, क्योंकि कैपिटल क्या होते हैं, हैवी अमाउंट होते हैं। कैपिटल नेचर की तरह इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर के तरह ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट कैपिटल की तरह करा जाएगा, पर नेचर इनका रिवेन्यू है। ट्रीटमेंट कैसे जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की करा जाएगा, नेचर इनका रिवेन्यू। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं और धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं पेयर अकाउंट में डालकर। आई बात समझ में नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं क्या करूंगा यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखूंगा, बैलेंस शीट में लिखूंगा, ध्यान देना मैं कुछ नई बातें बता रहा हूं आपको, नई बातें बताऊंगा। एक बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दूंगा कि भैया यहाँ पर मेरा एडवर्टाइजमेंट है, बैलेंस शीट में डाल दूंगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कितना डालूंगा 1 करोड़ रुपए। इसमें 1 करोड़ में से क्या निकालूंगा, मैंने कहा भाई 10 लाख निकाला, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। अगले साल जब बैलेंस शीट बनाऊंगा ना अगले साल, तो ये 1 करोड़ की जगह मैं डाल दूंगा यहाँ, अगले साल मान लेते अगले साल की बैलेंस शीट 2010 की, मान लो ये 2020 की है, ये 21 की है, और 2021 अगले साल में दिखाऊंगा 90,000, फिर 90 लाख में से 10 लाख और पीएल अकाउंट में डाल दूंगा, और पीएल अकाउंट में डाल दूंगा। फिर अगले साल क्या दिखाऊंगा, अगले साल फिर 2022 में मान लेते हैं, दिखाऊंगा मैं इसको 80 लाख। देखो वो अगर चाह, ध्यान देना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं कुछ नया चीज सिखा रहा हूं। ये तो डाल दिया, ये क्यों क्या डाल दिया, ये तो कैपिटल की तरह, वो एक्सपेंस अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब होता है कि पीएल अकाउंट में नहीं डाला, खर्चा नहीं माना, उसको एसेट मान के रखा हुआ है। वो खर्चा जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, उस खर्चे को हम तब तक एसेट मानते हैं, और ऐसी एसेट को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, ऐसी एसेट को क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस। अगर आपसे कोई पूछे बताओ फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, तो वो एक्सपेंस जो अभी तक राइट ऑफ होने से रह गया, बच गया, अभी पीएल अकाउंट में डालने से बच गया है, वो खर्चा क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट मानी जाएगी। मान लो पहले साल 1 करोड़ में से 10 लाख डाला था, कितना बच गया 90 लाख, तो 90 लाख इस साल फिक्टिशियस एसेट हो जाएगी। और अगले साल, इस साल 10 लाख डाल दिया, अगले साल क्या हो जाएगी फिक्टिशियस, 90 लाख रुपए, 80 लाख रुपए हो जाएगी। फिर अगले साल और मैं अगले साल क्या करूंगा दोस्तों, अगले साल में 70 लाख रुपए, 10 लाख और डाल दूंगा तो 70 लाख बचेगा 2023 में, तो ये 70 लाख रुपए क्या बन जाएगा, फिक्टिशियस। वो खर्चा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करा, अभी तक हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं भेजा, राइट ऑफ बोलते हैं, उतने एक्सपेंस को तब तक क्या मान लेना, तब तक एसेट मान लेना, और ऐसी एसेट को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो वो एक्सपेंस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं होते, वही हमारा क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट होते हैं मेरे दोस्तों। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, क्या दोस्तों बात समझ में आई या नहीं आई, सर आ गई। लो मेरे दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में कुछ नई बातें सीखेंगे मेरे भाई। तो ये था बहुत ही डिटेल में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको समझाया डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू नेचर का होता है। नेचर तो रिवेन्यू होता है, कंजम्पशन तो 1 साल के अंदर अंदर कर लेते हैं, पर क्योंकि इसका हैवी अमाउंट है इसलिए इसका ट्रीटमेंट कैपिटल जैसा होता है। इसलिए मैंने लिखा रिवेन्यू, इट इज अ रिवेन्यू इन नेचर बट ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज अ रिवेन्यू इन नेचर, नेचर इसका रिवेन्यू, पर ट्रीट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि वो खर्चा जो अभी तक पीएल अकाउंट में नहीं डला, जो बच गया, जो फिक्स एसेट में दिख रहा है, जो एसेट में दिख रहा है, उसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। ये ऐसा खर्चा होता है, मैं लिख देता हूं फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं दोस्तों, ऐसा एक्सपेंस जो राइट ऑफ होने से रह जाता है,
जिसको हम तब तक एसेट मानते हैं, एसेट में शो करते हैं। और वही क्या होता है, यह एसेट नहीं होती, ये एक्सपेंस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्टिस एसेट कोई एसेट नहीं है, फिक्टिस एक्सपेंस है। वो एक्सपेंस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ उसको हम एसेट में शो करेंगे, उसको बोलेंगे तब तक फिक्टिस एसेट। नाम सुनते फिक्टिस समझ लेना, खर्चा है, एसेट नहीं है। एसेट बनाया गया क्योंकि अभी तक उसको राइट ऑफ नहीं करा, तो रखना तो हम कहते हैं इतना अभी रह गया राइट ऑफ करने से, धीरे धीरे करके एक दिन फिक्टिस एसेट खत्म हो जाएगा। क्यों? सारा राइट ऑफ हो जाएगा। 70 लाख था, फिर 60 होगा, फिर 50, 30 वैसे करके सारा राइट ऑफ हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीखेंगे। थैंक यू।